करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता क्या है? मान लो कि हमारे सेल एक पूरा का पूरा शहर है और उस शहर में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है और वो ऑर्गेनेलीज अपने अपने काम परफॉर्म करती है। ठीक है, और उसी सेल के अंदर एक बॉडी है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जो इन सारी ऑर्गेनेली के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, जो कि हेड है इन सारी ऑर्गेनेलीज का। जो कि यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उन सारे के सारे फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है हमारे सेल का। ठीक है, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इसके स्ट्रक्चर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। कैसे? इसकी बाहर वाली जो लेयर्स होती हैं, आउटर और इनर, ये क्या बनाते हैं? इसका न्यूक्लियस का एनवलप बनाते हैं, एनवलप बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स पड़ा हुआ होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म बनाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बनाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर धागे जैसे से ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रोमेटिन होती हैं, क्रोमेटिन होती हैं। फिर यहाँ पे एक बॉल जैसे शेप की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमने मोटे मोटे से करी कि न्यूक्लियस जो है हमारा थोड़ा सा दिखता कैसे है। इसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो हमारे न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। क्रोमेटिन टर्म किसने दी थी? हमने अभी देखा कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर होती हैं, इन धागे जैसे स्ट्रक्चर्स को हमने क्रोमेटिन बोला था। तो इन क्रोमेटिन की डिस्कवर, ये जो क्रोमेटिन टर्म है, ये किसने दी थी? ये दी थी फ्लेमिंग ने। और फ्लेमिंग ने क्या किया था? इस न्यूक्लियस को स्टेन किया था। तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये इजीली स्टेन हो गई थी। और स्टेनिंग यानी कि कलर के लिए एक टर्म होती है जिसको हम क्रोमा बोलते हैं, और यहीं से इन्होंने क्रोमेटिन टर्म दी थी हमें। ठीक है, इन्होंने जो डाई यूज करी थी वो कौन सी डाई थी? बेसिक डाई यूज करी थी। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और क्रोमेटिन टर्म किसने दी थी? फ्लेमिंग ने दी थी। इन्होंने कौन सी कलर डाई यूज करी थी? इन्होंने बेसिक डाई यूज करी थी। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। अब अलग अलग सेल के अंदर न्यूक्लियस का नंबर अलग अलग हो सकता है, तो उसी के बेसिस पे हमने सेल को अब डिवाइड कर दिया है। ई न्यूक्लिएटेड सेल्स यानी कि जिनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो वो कौन सी सेल्स हो जाएंगी? जैसे कि आरबीसीज है, सीव ट्यूब सेल्स है वास्कुलर बंडल की। अब इनके अंदर जब ये सेल्स मेच्योर हो जाती हैं तो ये अपने न्यूक्लियस को खो देती हैं। ठीक है, क्योंकि इनको कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने पड़ते हैं जिसके लिए इनको सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए होता है, उसी की वजह से ये अपने न्यूक्लियस को खो देती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है यूनिन्यूक्लिएटेड यानी कि जिनके पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे कि अमीबा है, ह्यूमन चीक सेल्स हैं, अनियन पील सेल्स हैं, स्टैंडर्ड टू लीफ मीजोफिल सेल्स होती हैं। उनके अंदर भी कितने न्यूक्लियस? एक न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। फिर है बाई न्यूक्लिएट सेल्स, 2 न्यूक्लियस होते हैं जिनके अंदर, जैसे कि पैरामीशियम है। ठीक है, दूसरा क्या एग्जाम्पल है इसका? फंगी सेल्स, जैसे कि कौन कौन सी? फंगी सेल्स में ये बाई न्यूक्लियस देखने को मिलता है। जैसे लीवर सेल्स जो होते हैं, लीवर सेल्स के अंदर भी 2 न्यूक्लियस देखने को मिलता है। देखो, जो डाइकैरियोटिक फंगी होती है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइसिटीज सेल टेम्परेरीली कंटेन 2 सेपरेट न्यूक्लियाई। इसके अंदर जो एस्कोमाइसिटीज जो फंगी होती है, इसके अंदर टेम्परेरीली हमें 2 न्यूक्लियाई देखने को मिलती हैं लाइफ साइकिल के टाइम पे। ठीक है, तो पैरामीशियम हो जाएगा, फंगी हो जाएगी हमारी, और हमारी लीवर सेल्स है, ये कैसी है? बाई न्यूक्लिएटेड है। फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिनके अंदर 2 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल सेल्स है हमारी, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट है, सिनोसाइटिक ऑर्गेनेली जैसे कि फंगी, कौन सी? राइजोपस फंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और एल्गी, कौन सी? वुचीरिया एल्गी, ये कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड में हमने एग्जांपल देखा हमारी स्केलेटल मसल सेल्स, और कोकोनट के अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और फंगी कौन सी देखी? राइजोपस फंगी। एल्गी कौन सी देखी? वुचीरिया देखी। ठीक है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं सारे के सारे। अब देखो, एक बार डायग्राम देख लेते हैं न्यूक्लियस का। हमने अभी देखा कि भाई जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली। ठीक है, तो हमने देखा था कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में होती है, और इस पे आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में होती है, और इस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं ऑब्वियसली। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या बनाती हैं? न्यूक्लियस का एनवेलप बनाती हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को हम, इस मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो क्रोमेटिन होता है और दूसरा न्यूक्लियोलस होता है। तो ये जो बॉल शेप स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। ये एक डार्क स्टेनिंग रीजन होता है जहाँ पे क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन होती है। और आरएनए
जो होता है वो क्या बनाता है, ये बनाता है राइबोसोम की सब यूनिट्स। ठीक है, फिर ये जो धागे जैसे से स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिन बोल देते हैं। थ्रेड लाइक डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये क्या कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, और ये जो पोर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू यहाँ पे मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जिन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको अंदर लिया जाता है, जिनको बाहर भेजना होता है उनको बाहर भेजा जाता है सिलेक्टिवली। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर करेंगे ना न्यूक्लियस की, वो कौन सी फेज में होगी, इंटरफेज। इंटरफेज न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर यहाँ पे हम कर रहे हैं। इंटरफेज इज द फेज व्हेन, जब सेल जो होती है एक्टिवली डिवाइड नहीं होती है, और इसी टाइम पे हमें न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर अच्छे से देखने को मिलती है, अच्छे से हम न्यूक्लियस को स्टडी कर सकते हैं। एट दिस स्टेज न्यूक्लियस शो अ हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर नेटवर्क, यानी कि इस स्टेज में क्रोमेटिन हमें अच्छे से देखने को मिलता है। अब देखो, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर करेंगे हम। न्यूक्लियर एनवलप, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इनके बीच में होती है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन देखो, फेस द आउटर साइटोप्लाज्मिक साइड, साइटोप्लाज्म की साइड में होता है, और ये कॉन्टिन्यूअस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक्टिवली स्टडीड विद राइबोसोम्स, इसके सरफेस पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। इनर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियोप्लाज्म की साइड में होती है, ये स्मूथ होती है, इसमें क्या नहीं होते, राइबोसोम्स नहीं होते हैं। लाइंड बाय डेंस प्रोटीन मैशवर्क, यानी कि ये देखो, जैसे आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में भी एक प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम न्यूक्लियर लेमिना बोल देते हैं, और इस न्यूक्लियर लेमिना के अंदर की साइड पे यहाँ पे होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है, ये क्या है, इज लाइंड बाय डेंस प्रोटीन मैशवर्क कॉल्ड न्यूक्लियर लेमिना फॉर स्ट्रक्चर सपोर्ट, इसको स्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए। पेरीन्यूक्लियर स्पेस, फ्लूइड फिल्ड गैप बिटवीन द आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड फिल्ड होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इट मीजर्स एग्जैक्टली 10 to 50 नैनोमीटर वाइड, इसकी कितना वाइड होता है, 10 से 50 नैनोमीटर। न्यूक्लियर पोल फॉर्म्ड कैसे बनते हैं, फ्यूजन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी। ऐसे ही इधर ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, दोनों फ्यूज हो गई, बीच में ये जो गैप बन गया, ये क्या बना, हमारा न्यूक्लियर पोर बन गया ये। तो फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इट एक्ट्स एज बाई डायरेक्शनल गेटवे, यानी कि यहाँ से मटेरियल अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, यानी कि एक्सचेंज किस किस के बीच में होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। ये देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मैट्रिक्स भरा हुआ है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। इट इज क्लियर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कंटेन्ड इनसाइड द एनवलप, इट एनक्लोजेस एंड होल्ड द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। क्या क्या होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का नंबर एक से ज्यादा भी हो सकता है कई सेल्स के अंदर, डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर वो ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत है, तो उसके बेसिस पे उसके अंदर न्यूक्लियोलस का नंबर बढ़ जाएगा। अब देखो, न्यूक्लियोलस क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डीएनए का ही एक पार्ट है, जिसने ऐसे बॉल जैसी सी शेप बना ली है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। ये देखो, इट इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड इज नॉट रैप्ड इन एनी मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मेकिंग इट कॉन्टिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, क्योंकि इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज द प्राइमरी एक्टिव साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए, आरएनए की सिंथेसिस करती है ये। ठीक है, यहाँ पे ये वही बात बता रखी है कि जो सेल ज्यादा एक्टिव होती है, तो वहां पे न्यूक्लियोलस का नंबर बढ़ जाता है। फिर क्रोमेटिन, देखो क्रोमेटिन की किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं क्रोमेटिन के अंदर, डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं, और आरएनए होते हैं। ये चार चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, हमारे क्रोमेटिन की फॉर्मेशन करती हैं। अब जब इस क्रोमेटिन की पैकेजिंग होती है, यहाँ पे देखो, इस तरीके से जो हिस्टोन प्रोटीन है वो ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोल देते हैं। अंडर एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप क्रोमेटिन लुक्स लाइक बीड्स, क्रोमेटिन जो होता है वो बीड्स जैसा दिखाई देता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग की, जैसे धागे के ऊपर मोती लगा दिए हों, इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है किसकी, क्रोमेटिन की। फंक्शन क्या होते हैं, और मतलब जो क्रोमेटिन है वो दो टाइप का होता है हमारा, एक होता है यूक्रोमेटिन और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन कौन सा होता है, क्रोमेटिन कहीं कहीं पे लूजली पैक्ड होता है और कहीं कहीं पे डेंसली पैक्ड होता है। अब जहां जहां पे ये डेंसली पैक्ड होगा, वहां वहां पे ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता है, और जहां जहां पे ये लूजली पैक्ड होगा, वहां वहां पे ये ट्रांसक्रिप्शन शो कर सकता है। तो जहां पे ये डेंसली पैक्ड होता है, अगर हम उसको स्टेन करते हैं तो ये डार्कली स्टेन्ड होता है, और जहां पे ये लूजली पैक्ड होता है वो लाइटली स्टेन्ड होता है। तो जो लाइटली स्टेन है, ये क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो यूक्रोमेटिन है, ये
ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और ये वाला जो पार्ट है, जो हेटेरोक्रोमेटिन है, जो डार्क स्टेन्ड है, जो ट्रांसक्रिप्शनली क्या है, इनएक्टिव है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो, यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है, स्टेन लाइट लाइट कलर का स्टेन होता है, और हाईली एक्टिव होता है। हाईली एक्टिव मतलब ट्रांसक्रिप्शन करता है। हेड्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड है, स्टेन डार्क डार्क कलर का स्टेन होगा, और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये बात कर ली हमने क्रोमेटिन की। अब यही क्रोमेटिन जब जब इसको मेटाफेज में देखते हैं, यही क्रोमेटिन पैक होके एक स्ट्रक्चर बना लेता है, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम बोल देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन सेल शोज स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ दोज लूज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या था, ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर थे। अब यही धागे जैसे स्ट्रक्चर ने क्या कर लिया, पैकेजिंग कर ली हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से। तो अब ये क्या हो गई, एक स्ट्रक्चर की फॉर्म ले ली इसने, और इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, क्रोमोसोम बोल दिया। अ सिंगल ह्यूमन सेल, अगर हम एक सिंगल ह्यूमन सेल, एक सिंगल सेल के बारे में बात करें, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, और उसके डीएनए की लेंथ को मेजर करें, तो उसका डीएनए कितना होता है, 2 मीटर लंबा होता है। ठीक है, अब देखो, जो हमारा डीएनए, जो हमारा क्रोमोसोम होता है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ बीच वाला जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन जो होता है, इसको हम बोल देते हैं सेंट्रोमियर। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है, इस सेंट्रल पार्ट को हम बोल देते हैं सेंट्रोमियर। और इसको और क्या बोला जाता है, इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोला जाता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये डेंस होता है, और ये कोई भी ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करता है। इसी सेंट्रोमियर के साइड में यहाँ पे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर लगी हुई होती हैं। इन डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर को हम काइनेटोकोर बोलते हैं। ठीक है, काइनेटोकोर बोलते हैं। हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, वो इन्हीं काइनेटोकोर से ही अटैच्ड होते हैं। ठीक है, देखो, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एवरी क्रोमोसोम हैज अ डिस्टिंक्ट नैरो नॉन स्टेनिंग। ये जो सेंट्रोमियर होता है, यानी कि जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, वो नॉन स्टेनिंग होते हैं। रीजन कोल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर, इट होल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर। अब इसी सेंट्रोमियर की वजह से हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। तो आगे देखो, काइनेटोकोर क्या होता है, दीज आर स्मॉल डिस्क शेप्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये, प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर्स हैं, प्रेजेंट ऑन, जो कि दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोमियर के। जब सेल डिवाइड करते हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स डायरेक्टली काइनेटोकोर से ही अटैच होते हैं, और क्या करते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स को दूर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि भाई जो क्रोमेटिन था, वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होके एक पर्टिकुलर शेप बना लेता है। उस शेप को हमने क्रोमोसोम बोल दिया। क्रोमोसोम पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि सेंट्रोमियर्स होते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ते हैं। इन सेंट्रोमियर्स के दोनों साइडों पे यहाँ पे प्रोटीन की बनी हुई डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं, जिससे स्पिंडल फाइबर्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि 4 तरह के होते हैं सेंट्रोमियर के बेसिस पे हमारे क्रोमोसोम्स। कौन कौन से, देखो, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। देखो, ये है मेटासेंट्रिक, यानी कि जब हमारा सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मेटासेंट्रिक बोल देते हैं। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा सा हमारा जब सेंट्रोमियर दूर होता है, तब हम उसको सब मेटासेंट्रिक बोल देते हैं। एक्रोसेंट्रिक, यानी कि जब सेंट्रोमियर बिल्कुल ही टॉप पे पहुंचने वाला होता है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, एक्रोसेंट्रिक बोल देते हैं। और टीलोसेंट्रिक, जब बिल्कुल ही एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है हमारा ये सेंट्रोमियर, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, टीलोसेंट्रिक बोल देते हैं। देखो, सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली इन द मिडल। सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में होगा, और क्या बनाएगा, 2 इक्वल आर्म्स बनाएगा। ये इस तरह के 2 इक्वल आर्म्स बनाएगा, और इस टाइम पे हमारा जो क्रोमोसोम होगा कैसा दिखेगा, वी शेप का दिखेगा। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे हो गया मिडल पोर्शन से, और लेडिंग टू वन आर्म कैसे हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी, और दूसरी आर्म थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अब हमारी शेप कैसे हो जाएगी, क्रोमोसोम की सोम की एल शेप हो जाएगी। तीसरा एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर अब क्लोज टू इट्स एंड, एंड के पास में पहुंचने वाला हो गया। यहाँ पे तो बिल्कुल ही कहाँ पे था, सेंटर पे था। ठीक है, यहाँ पे सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ पहुंच गया, यानी कि एक आर्म बड़ी हो गई, एक छोटी हो गई। और तीसरे केस में बिल्कुल ही एंड पॉइंट पे पहुंचने वाला हो गया।
एक आर्म ज़्यादा बड़ी हो गई और एक आर्म ज़्यादा छोटी हो गई, तो ये जे शेप का दिखेगा हमें, जे शेप का, ठीक है। ये वी शेप का दिखेगा, ये हमें एल शेप का दिखेगा और ये जे शेप का दिखेगा, ऐसा, ठीक है। और टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर कहाँ पर होता है? एब्सोल्युटली बिल्कुल ही टर्मिनल पे, यानी कि ये बिल्कुल ही यहाँ पे पहुंच जाए, टर्मिनल पे पहुंच जाए क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ये कैसा दिखेगा? ये आई शेप का दिखता है हमें। तो सेंट्रोमियर के बेसिस पे हमारे क्रोमोसोम्स 4 तरह के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। आगे देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। देखो कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर, जब कुछ क्रोमोसोम के अंदर ये एक पोर्शन होता है यहाँ पे, ये पोर्शन बिल्कुल प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की तरह होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोल देते हैं। देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? फ्यू क्रोमोसोम्स पोसेस अ परमानेंट नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। नॉन स्टेनिंग होती है ये, इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोल देते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन पे होती है और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड नहीं होते हैं। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये वाला जो पोर्शन बचता है, ये हमें ऐसे लटकता हुआ सा दिखाई देता है। अगर हम इस क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं ना, तो स्टेनिंग के टाइम पे ये जो बीच वाला ये जो पोर्शन हमने देखा है ना, जिसको हमने सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे बिल्कुल हमें ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देता है, यानी कि गैप दिखाई देता है इसके बीच में और इसके बीच में। यानी कि देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैंने कलर किया है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देता है, ये गैप की तरह दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे बिल्कुल ही खाली है। यहाँ पे ये जो एरिया है, इसको हमने क्या बोला है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला है, जो कि डार्कली स्टेन्ड होता है। मतलब कि यहाँ पे कोई स्टेनिंग होती ही नहीं है। और ये वाला जो पोर्शन ऊपर वाला बच गया, ये पोर्शन हमें लटका हुआ सा दिखाई देता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? सैटेलाइट बोल देते हैं। द स्मॉल डिस्टिंक्ट स्फेरिकल फ्रेगमेंट, ये जो हमें अलग से जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो फ्रेगमेंट दिखाई देती है, ये नोब जैसे स्ट्रक्चर दिखती है, दैट लाइज बियॉन्ड और अबव द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर होती है, इसको हम सैटेलाइट बोल देते हैं। यानी कि ये क्या है? हमारी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर क्या है? यहाँ पे हमारे ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट है, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कैसी है? नॉन स्टेनिंग है, ये बिल्कुल हमें गैप की तरह दिखाई देती है। देखो सेट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं सेट क्रोमोसोम? क्रोमोसोम दैट पोसेस दिस स्पेसिफिक सैटेलाइट रीजन। जिन क्रोमोसोम में ये सैटेलाइट वाला रीजन हमें देखने को मिलता है, कौन कौन से होते हैं वो? 13, 14, 15, 21 और 22। ये किसके एग्जाम्पल है? सेट क्रोमोसोम्स के, ठीक है। एक और चीज होती है, देखो जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उनके टर्मिनल जो पॉइंट होता है, ये ये वाला जो पॉइंट होता है, इस टॉप पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? टीलोमर बोल देते हैं। ये जो टीलोमर है, ये हमारे इस क्रोमेटिड के कैप की तरह काम करते हैं, कवर की तरह काम करते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे इनका साइज क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। और जैसे जैसे इनका साइज छोटा होगा, वैसे वैसे हम बूढ़े होते जाएंगे, ठीक है। तो जो टीलोमर्स हैं वो क्रोमोसोम के टॉप पोजीशन पे पाए जाते हैं और एक तरह से ये इनके कैप का काम करते हैं। देखो ये जो टीलोमर्स होते हैं, ये क्रोमोसोम के दोनों एंड पॉइंट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो एक बार डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ पे ये जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है क्रोमोसोम के टर्मिनल पॉइंट्स पे, इनको हम टीलोमर्स बोल देते हैं, ठीक है। टीलोमर्स एक तरह से क्रोमोसोम की कैप की तरह काम करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा हमने ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो देखा है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम NOR रीजन भी बोलते हैं। थैंक यू। NOR रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियोलस का ओरिजिन भी होता है। देखो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बोला जाता है इसको, क्योंकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से ही क्या बनता है? न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक चीज और थी इसमें, क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म होती है, उस शॉर्ट आर्म को हम क्या बोलते हैं? P आर्म बोलते हैं। और लॉन्ग आर्म को हम क्या बोलेंगे? Q आर्म बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो सेंट्रल पार्ट है, इसको हमने क्या बोला? सेंट्रोमियर बोला। और इसकी साइड में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। और काइनेटोकोर से क्या अराइज हो रहे हैं? ये स्पिंडल फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट, ठीक है। एक बार हम समराइज कर लेते हैं। हमने देखा कि डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। क्रोमेटिन टर्म किसने दी थी? फ्लेमिंग ने दी थी। कौन सी डाई यूज करी? बेसिक डाई यूज करी थी। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। फिर हमने करा कि न्यूक्लियस जो है हर सेल के अंदर, किसी किसी सेल के अंदर एक होता है, किसी के अंदर ज्यादा भी होते हैं। तो उसके बेसिस पे हमने देखा कि ई न्यूक्लिएटेड सेल्स भी होते हैं। कौन से होते हैं? जैसे कि आरबीसीज हैं, सी ट्यूब सेल्स हैं, ये ई न्यूक्लिएटेड है। यूनि न्यूक्लिएटेड में हमने अमीबा, ह्यूमन चीक सेल, अनियन पील सेल और स्टैंडर्ड लीफ मीजोफिल सेल्स का एग्जाम्पल देखा, ठीक है। फिर बाइन्यूक्लिएटेड सेल में किस किस के एग्जांपल देखे? पैरामीशियम का देखा और फंगी का देखा। फंगी में हमने
एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल देखा, जिसमें कि जो टेम्परेरी 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। फिर हमने लीवर सेल का देखा, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीन्यूक्लिएटेड में देखा स्केलेटल मसल सेल्स, लिक्विड ऑफ कोकोनट, और जो राइजोपस फंगी के अंदर और वचीरे एल्गी के अंदर। फिर हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर करी थी। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसका एनवेलप होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कांटेक्ट में होती है, इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है दो मेम्ब्रेन के बीच का। न्यूक्लियर पोर के अंदर से मटेरियल आ जा सकते हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म देखा हमने, इसमें हमने क्रोमेटिन देखा। क्रोमेटिन के बाद हमने क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर देखी। क्रोमोसोम्स के फिर हमने टाइप देखे। फिर हमने इसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किस किस क्रोमोसोम में मिलती है, 13, 14, 15 और 21 और 22, ठीक है। तो हमारा टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट।